लेट दिस मैट्रिक्स इज 3 0 0 0 -2 0 0 0 एंड 5। दिस योर मैट्रिक्स। मैंने पूछा इसका इन्वर्स बताओ। आपको इसका इन्वर्स डायरेक्ट लिखना है क्योंकि आपने देख लिया ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स अभी अभी हमने चेक किया क्या आंसर उसका आता है। तो भाई यहाँ 1/3 बाकी सब 0 रहेगा, यहाँ रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दो, दिस इज आंसर। तो इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स का शॉर्टकट बन गया हमारे पास। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स, उसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो पहले ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि आप अभी 2021-22 ठीक है इस सेशन में हो, मैं इस सेशन के लिए सिलेबस करवा रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। तो इस सेशन में जो सीबीएसई ने न्यू सिलेबस, जो रिवाइज्ड सिलेबस हमें बताया है, उसमें एक टॉपिक इस चैप्टर में से डिलीट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, वो चैप्टर डिलीट है। तो इसलिए जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, उसमें जो क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाले, वो करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस लेक्चर में मैं वो क्वेश्चंस टच नहीं करूंगा, राइट। तो अभी हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड नहीं है, यानी जो आपके सिलेबस में है वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कि अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें थीटा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। यानी हो सकता है कोई आंसर एक्स में आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए, लेकिन थीटा में आंसर नहीं आएगा। तो देखें, इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, रो 1 से हम इसको एक्सपैंड करते हैं। तो एक्स रो कॉलम चले गए, फिर आप पता है एक्सपेंशन कैसे की जाती, -x² -1 माइनस साइन थीटा। अगर आपको एक्सपेंशन नहीं आती है डिटर्मिनेंट की, तो इस चैप्टर का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैंने एक्सपेंशन ही सिखा रखी है कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं, उसका कैसा वैल्यू निकालते हैं, वो लेक्चर आप जरूर देखो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये हम क्या कर रहे हैं। एक्सपैंड बाय रो 1 हो रहा है, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये रो कॉलम चले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई -x साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉस थीटा, थर्ड एलिमेंट इज कॉस थीटा, फिर रो कॉलम चले गए माइनस साइन थीटा, ठीक, और यहाँ पर आ गया +x कॉस थीटा। रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें ये देखना पड़ेगा कि मतलब ये प्रूव ही करना है कि इसमें थीटा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करते रहना है। -x³ -x, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस ये सारी टर्म प्लस की हो जाएंगी, इट इज़ x इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, इट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा, एंड द लास्ट इज x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो इसमें x वाली ये जो दो टर्म्स हैं जिनके साथ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लगा है, x कॉमन लेके पीछे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, वो 1 हो जाएगा, और बाकी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो पीछे आपके पास बच रहा है -x³ -x प्लस x कॉमन, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका ये रिजल्ट आया है, क्या इसमें थीटा है? नो, ये सिर्फ x में आया, तो थीटा तो गायब हो गया। तो यू कैन राइट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बस यही आपको प्रूव करना था। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। तो प्रॉपर्टीज वाले आपको अभी नहीं करने हैं फॉर दिस सेशन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7th में आपको गिवन है इनवर्स। अब क्योंकि ये सब इनवर्स वगैरह हमने निकाल रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, आगे इसको डिटेल में आपने करना है, ठीक है। आपको इनवर्स ऑलरेडी दे रखा है ए मैट्रिक्स का, और आपको बी मैट्रिक्स भी गिवन है, राइट। और आपको जो फाइंड करना है वो है मेरे प्यारे बच्चे ए बी का होल इनवर्स, इसको फाइंड करना है। अब ए बी का होल इनवर्स, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे पास ए तो है नहीं, तो मैं ए बी कैसे फाइंड करूं, क्योंकि ए और बी का प्रोडक्ट निकालोगे फिर ही इनवर्स आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये जो ए बी का होल इनवर्स है, इसकी एक प्रॉपर्टी है
जिसको आप रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, ट्रांसपोज में भी वो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो आपको इस प्रॉपर्टी को अप्लाई यहाँ पे करना है, यानी ए बी का जो होल इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये मैंने सिखा रखा है पिछले लेक्चर्स में। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स ये तो हमें गिवन है, तो भाई ये वाली जो मैट्रिक्स है यहां पर आ जाएगी, तो पीछे क्या बचा, बी इनवर्स। तो जो ये जो बी वाली मैट्रिक्स आपको दे रखी है, बस आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स का सिर्फ इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स फाइंड कैसे किया जाता है उसके लिए फिर आप मेरा लेक्चर देख लें, पीछे मैंने एक लेक्चर में हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स पूरा डिटेल में सिखा रखा है, तो वो देखकर आप इसका इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। मैं फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूं कि बी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। इस फॉर्मूले से आप बी का इनवर्स निकाल लेंगे। इसके लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा जहां मैंने इनवर्स सिखा रखा है। तो जैसे ही आपके पास बी मैट्रिक्स, बी इनवर्स वाली मैट्रिक्स आ जाएगी और ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स तो है, बस इनको मल्टीप्लाई करना, जिसमें बी इनवर्स वाली मैट्रिक्स पहले रखी जाएगी और ए इनवर्स वाली जो गिवन मैट्रिक्स है वो दूसरे नंबर पर रखनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए बी का होल इनवर्स आपके पास आ जाएगा। ओके डियर, वेरी सिंपल। इनवर्स आपने जरूर देख लेना है कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। फिर आगे बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखो 8th में भी इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 8th में। इसमें जो आपको वेरीफाई करना है ना वो एज ए प्रॉपर्टी है, वो आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में वो प्रॉपर्टीज आ सकती हैं कि भाई ये रिजल्ट है किसके इक्वल होता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि आपको ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है और ये ट्रू रिजल्ट है। ठीक है, ये वैलिड रिजल्ट है। एडजॉइंट ए का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, इट इज एडजॉइंट ए इनवर्स, यानी एडजॉइंट ए यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला फिर आप उसका इनवर्स निकालो, वो उसी के इक्वल आएगा कि अगर आप पहले इनवर्स निकालो किसी मैट्रिक्स का और बाद में एडजॉइंट निकालो। तो ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। तो मसला इतना सही है कि आपको इनवर्स ही निकालना है। तो ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई, इसका पहले तो आप एडजॉइंट निकाल लो, पहले आप इसका एडजॉइंट निकालो, जो कि आप आराम से निकाल लेंगे। कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स होती है उसका जो ट्रांसपोज होता है वो इसका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप दोनों का इन्वर्स निकालना स्टार्ट कर दो। इस ए मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकालो और इस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकालो, जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो उसके बाद आप देखेंगे यार ये दोनों रिजल्ट इक्वल ही आ रहे हैं, यानी जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आएगी उसका जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, और जब आप ए का इन्वर्स निकालेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। फिर जो ए इन्वर्स वाली मैट्रिक्स आएगी उसका वापस आपको एडजॉइंट निकालना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम आएगी। दैट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 8। मेन इसमें ये है कि आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती है। बाकी इन्वर्स निकालना आपको आता है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए 3x3 की, आप इन्वर्स ऐसे निकालते हैं चुटकी बजा के। सारे कोफैक्टर को डालो मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट आ गया, उसके बाद इन्वर्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया। तो मेन है इसमें इन्वर्स वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। ठीक है बेटा, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है, ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए। तो ये भी एक ट्रू रिजल्ट है। इसमें भी आपको सिंपली इनवर्स ही फाइंड करना है कि आपको जो ए मैट्रिक्स दे रखी है पहले आप इसका इनवर्स निकालो, फिर ये जो मैट्रिक्स आएगी इनवर्स वाली जो मैट्रिक्स आएगी इसका वापस से इनवर्स निकाल दो, दैट्स ऑल। तो आप देखेंगे कि जब किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार इनवर्स निकाल रहे हैं कंटिन्यूसली तो वो ए मैट्रिक्स ही हो जाएगी, जो गिवन मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आ जाएगा ये। तो आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। एक तो वेरीफाई भी करना है, साथ में इस प्रॉपर्टी को आपको याद भी रखना है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, वहां ऑप्शन डाल दिया जाएगा, क्या एडजॉइंट के इक्वल होता है, क्या ए के इक्वल होता है ना, कुछ भी ऑप्शन डाल देंगे तो आपको लिखना है ए। तो मेन है इसमें इनवर्स निकालना, राइट। चलिए, दिस वाज 8th क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रॉपर्टीज वाले हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आपको गिवन है, उनको सॉल्व करना है। अब ये टॉपिक भी मैं आपको करवा चुका हूं,
बस आपको इसमें मैं लिख के बता देता हूँ वो लीनियर इक्वेशंस आपको कैसे लिखनी है मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद आपने जो टॉपिक किया ना 4.6 में मैट्रिक्स मेथड, बस वही अप्लाई करना है। मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें एक्स वाई जेड की कंफ्यूजन हो जाती है, वो अपॉन में लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ये आ गया 2 3 10 कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लिए, फिर उसके बाद सेकेंड रो में फिर एक्स वाई और जेड इसके कोफिशिएंट लिख दिए। फिर आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखने हैं 6 9 -20, ये होगी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। इसके साथ क्या लिखते थे आप, एक्स वाई जेड। अब यहाँ एक्स वाई जेड नहीं लिखना, क्योंकि जो इक्वेशंस हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं, जो कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल है उसको 1/x 1/y 1/z ऐसे लिखा हुआ है, तो आपने भी यहां पर ऐसे ही लिखना होता है 1/x 1/y 1/z, दैट्स ऑल। तो जब आप रो 1 को इस कॉलम से इनटू करोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ राइट साइड में जो मैट्रिक्स बना रहा हूं उसके साथ इक्वेट करके सारी इक्वेशंस आप बना सकते हो। तो 4 1 2 यहां पर आ जाएगा। आते समझ। तो मैट्रिक्स मेथड क्या है, कैसे हम उससे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, ये पूरा डिटेल में मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं। एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस किए थे, तो वो वाला लेक्चर आपको जरूर देखना है, उससे आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसको आपने कर लेना है। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये MCQ की फॉर्म में है क्वेश्चन नंबर 18, और काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको डिटेल में करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है जो इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक मैट्रिक्स जो दे रखी है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। पहले इसी की लेते हैं, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। इसने जो मैट्रिक्स दे रखी है पहले हम यही लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। तो कह रहा है यार इसका इनवर्स क्या होगा, फाइंड इट्स इनवर्स। इसका इनवर्स क्या होगा, ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हमें इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, उसे याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल है। लेकिन मैं पहले आपको इसको प्रूव करके बताता हूं एक तरह से कि वो रिजल्ट कैसे बनता है, यानी इसका मैं इनवर्स निकाल के दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स के लिए आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो भैया इसको एक्सपैंड कर दो, सर रो कॉलम वाई जेड 0, बाकी दोनों 0 ही हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आया एक्स वाई जेड जो नॉन जीरो नंबर है, ये सब हमें गिवन है, ये कुछ नंबर ही है, ठीक है। एक्स वाई जेड इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। यहां से आप एक चीज समझें कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है, लाइक 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा। तो आप इसको एक्सपैंड ना करें, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं बस उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 6 4 24, दैट्स ऑल। तो एक तरह से ये शॉर्टकट बन गया, राइट। तो ये आप यहां पे देख भी रहे हो कि आपको मैंने यहां पे एक्सपैंड करके बताया। चलिए एक तो ये याद रखिए। दूसरा, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो सारे कोफैक्टर्स आपको लिखने हैं। फिलहाल मैं इन जनरल लिखता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, दीज आर कोफैक्टर्स। अब इनका वैल्यू यहां पे डाल दो जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वैल्यूज। देखें यहां पर फर्स्ट कोफैक्टर का साइन होता है प्लस, दूसरे का माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है, दैट यू नो, वो हमने कर रखा है। अब यहां पर A11 का वैल्यू निकाल रहे हैं, सर जी रो कॉलम चले गए, सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो YZ आ रहा है, तो यहां पर आपको लिखना है YZ। अब नोटिस करें कि एडजॉइंट क्या बनेगा, फिर उसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। दूसरा एलिमेंट आपका 0, इसका साइन आता है माइनस, तो इसका रो और कॉलम चले गए, करोगे तो सर जी 0 आ रहा है। तीसरा एलिमेंट आपका प्लस आता है साइन, सर रो कॉलम चले गए, सर इसकी कैलकुलेशन भी 0 आ रही। तो आप देख रहे हैं जो एलिमेंट डायगोनल में 0 0 यहाँ थे वही यहाँ पे 0 0 आ रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट चल रहे हैं। लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स एक्चुअली वो चेंज हो रहे हैं, थोड़े सा चेंजेस ही याद रखनी है आपको। इसी तरह से जब आप सभी कोफैक्टर्स निकाल लोगे उनकी वैल्यूज क्या आएंगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो जहां पे 0 होता है ना वहां पे 0 ही आता है, सिर्फ डायगोनल में चेंज आता है। जैसे यहाँ पे x लिखा था, देखो x नहीं आया, YZ आया। अब दूसरा वाला जो डायगोनल में है वो y है, यहाँ पे y नहीं आएगा, y को छोड़ के जो 2 हैं वो आते हैं,
उनका प्रोडक्ट आता है, यानी एक्स जेड आएगा। अब यहाँ पे जो जेड है, जेड नहीं आएगा, यहाँ थर्ड में जेड नहीं आएगा, जेड की जगह दूसरे जो दो उनका प्रोडक्ट आएगा, तो वो है एक्स वाई। भाई इस तरह से आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बना सकते हो बहुत जल्दी। अभी इसका मैं एग्जांपल लेके शॉर्टकट भी बताता हूँ। ये तो होगी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो एडजॉइंट क्या होगा, क्या कोई एडजॉइंट को फर्क पड़ेगा? ये भी फील करें, ये भी सोचें कि अगर मैं इस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहा हूं तो क्या होने वाला है। सर रो की जगह कॉलम लिख देंगे, कॉलम की जगह रो लिख देंगे। चलिए भाई यहां पर मैंने लिख दी फर्स्ट रो कॉलम में, सेकंड को भी ऐसे लिख रहा हूं। बताइए क्या कोई चेंज आ रहा है, ये बताओ। सर कोई चेंज नहीं आ रहा। इससे आपको यह समझना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं उसको कोई चेंज नहीं आता, वो सिमेट्रिक रहती है हमेशा। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए वही आ गया एडजॉइंट। अब आपको पूछा गया था इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या निकाल रखा आपने? सर जी एक्स वाई जेड। और एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स आपकी ये आई है। ओके डियर। अब जब आप ये बाहर एक्स वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो की जगह तो जीरो ही रहेगा। अब डायगोनल वाले एलिमेंट्स को क्या होने वाला है, चेक इट। क्या होगा? 1 बाई एक्स वाई जेड जब वाई जेड से इंटू होगा, वाई जेड कट जाएगा, तो यहां पर डायगोनल में क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स। तो इस तरह से बाकी एलिमेंट्स में भी यहां पर 1 बाई वाई आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1 बाई जेड। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप इनवर्स निकाल रहे थे, तो देखो उसकी मैट्रिक्स किस तरह से बनी है। अरे वही मैट्रिक्स आ गई है, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो गए। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 18 क्वेश्चन में। अब यहां पर मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं आपको कोई मैट्रिक्स देता हूं, लेट दिस मैट्रिक्स इज 3 0 0 0 -2 0 0 0 एंड 5। दिस योर मैट्रिक्स। मैंने पूछा इसका इनवर्स बताओ। आपको इसका इनवर्स डायरेक्ट लिखना है क्योंकि आपने देख लिया ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स अभी अभी हमने चेक किया क्या आंसर उसका आता है। तो भाई यहाँ 1/3 बाकी सब जीरो रहेगा, यहाँ रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दो, दिस इज आंसर। तो इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स का शॉर्टकट बन गया हमारे पास। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। इसी तरह से मैं इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट पूछता हूं। एडजॉइंट अभी अभी आपने देखा ना कि एडजॉइंट क्या आ रहा है, एडजॉइंट भी तो पूछा जा सकता है। तो एडजॉइंट में आपने देखा सारे एलिमेंट जीरो ही रहते हैं, जहां पे वो जीरो है वो वाले एलिमेंट जीरो ही रहते हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट्स को हमने देखना है कि उनके साथ क्या हुआ था। उनके साथ क्या हुआ था कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपका 3 है, इसकी जगह 3 नहीं आता, जो बाकी वाले दो हैं उनका प्रोडक्ट आता है, यानी यहां पे -10 आएगा। और जो सेंटर में था एलिमेंट जैसे -2, यहां -2 नहीं आएगा, 3 और 5 का प्रोडक्ट आएगा, दैट इज 15। और जो लास्ट है 5, यहां 5 नहीं आएगा, 3 और -2 का प्रोडक्ट आएगा, दैट इज -6। तो देखो आपने एडजॉइंट भी शॉर्टकट निकाल लिया। तो इस तरह से आप किसी डायगोनल मैट्रिक्स के एडजॉइंट का भी शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमें इस 18 क्वेश्चन में सीखने को मिल रही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लेना है और अपने याद भी रखना है ये प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं इसके अंदर। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दैट्स ऑल। इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी और उस वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपका अगर थीटा में आंसर आ रहा है तो भैया आपको लेना है थीटा फ्रॉम 0 to 2π, यानी इसके बीच में आंसर निकालना। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले मैट्रिक्स लिख लूं, 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा एंड -1 माइनस साइन थीटा 1, यानी डायगोनल में 1 1 है, रो में साइन और साइन थीटा है, यहाँ पर सेकंड रो में माइनस साइन थीटा और थर्ड रो में यहाँ पे माइनस थीटा है और यहाँ 1 -1 आप देख पा रहे। तो इस तरह की कुछ मैट्रिक्स है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यार आप इसका सिंपली डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो। जो भी वैल्यू आएगा देखेंगे इसके थीटा के रिस्पेक्ट में वो क्या एक्चुअल वैल्यू ले रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रो कॉलम ओके 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन थीटा, सर रो कॉलम चले गए, इट इज माइनस साइन थीटा एंड
प्लस साइन थीटा, ये तो 0 हो गया। लास्ट एलिमेंट इज 1, रो कॉलम चले गए, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सर ये तो कैंसिल हो गया, पीछे इसका भी बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू आपने इस थीटा के रिस्पेक्ट में बताना है कि इसका क्या वैल्यू आने वाला है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आप साइन थीटा का रेंज जानते हैं? साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? बिल्कुल आप जानते हैं, -1 to 1 होता है। अब यहां पर अगर मैं उसके ऊपर स्क्वायर डाल दूं, यानी साइन के ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, तो नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता। तो आपको यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो आप जानते हो कि सर ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है, और सर ये मिनिमम 0 हो सकता है। नेगेटिव छोड़ दिया ना, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। ऐसे जो साइन थीटा का रेंज है वो 1 to -1 होता है, -1 to 1 होता है। तो जब आपने स्केयरिंग कर दिया तो भाई यहाँ पर -1 तो कभी आ नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0, मैक्सिमम 1। अब आप इसको धीरे धीरे जो डिटरमिनेंट निकाला है उस रेंज में ले आओ, वो वाला फंक्शन बना दो, तो इसका रेंज निकल के सामने आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो थ्रू आउट आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आप कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2b प्लस हो रखा है, 2b प्लस हो रखा है। अब दोनों तरफ ऐड कर दो थ्रू आउट, एड 2 to बोथ साइड थ्रू दिस इनइक्वालिटी। तो 0 में 2 ऐड करोगे 2 आएगा, इसमें 2 ऐड करोगे इस तरह से बन जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे 4 आ जाएगा। तो भैया आपने डिटरमिनेंट का वैल्यू तो निकाला था ना ये, अब उसका रेंज कितना आ रहा है? 2 to 4, यही फाइंड करना था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है और वो 2 और 4 के बीच में आ रहा है, दैट्स ऑल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल 2 to 4, दैट्स ऑल। तो ये है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चे इसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यही आपके सिलेबस में है, आपने इन्हीं को परफेक्ट करना है। और सिमिलर एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, वो करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।